हेलो फ्रेंड, त्रिपाठी कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने अपना कल एक वीडियो पोस्ट किया था, इसके पहले परसों पोस्ट किया था। प्रथम दोनों वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ कॉमर्स के बारे में आपको बतलाया था, हल्का फुल्का या अपनी जानकारी के हिसाब से हमने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। अब आज से हम शुरू करेंगे जहां से कॉमर्स की नींव आप लोग देखे होंगे किताबों में, कॉमर्स की नींव जहां से पढ़ी है, पुस्तक पालन, यानी कि एन इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पुस्तक पालन एक परिचय। मिटाने वाला इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग। यानी कि पुस्तक पालन एक परिचय। पुस्तक पालन एक परिचय। इसको आप मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग भी कर सकते हैं, पुस्तक पालन से आशय कर सकते हैं। सामान्य तौर पे पुस्तक पालन का आशय लोग यही लगाते हैं कि पुस्तकों को रखना, उसमें लेखा जोखा करना, ये सामान्य अर्थ है। परंतु हम इसको आपको बताना चाहेंगे, पुस्तक पालन दो शब्दों को मेल से बना है। पहला पुस्त अर्थात पुस्तक, दूसरा पालन अर्थात रखना। यानी कि पुस्तकों को रखना, इसका शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ, पुस्तकों को रखना। अंग्रेजी में देखा जाए तो बुक कीपिंग, बुक मतलब पुस्तक, कीपिंग मतलब रखना। यानी कि शाब्दिक अर्थ आपका बुक कीपिंग का यही निकलता है, पुस्तकों को रखना। परंतु वास्तव में ये एक शाब्दिक अर्थ है। वास्तविक अर्थ यह है कि पुस्तकों को रखना और उसमें व्यवस्थित लेखा करना। ये बात सही है कि सामान्य आदमी पुस्तक पालन का अर्थ खाली पुस्तकों को रखने से नहीं लगाता है, ये भी सही है। मैं आपको बता रहा हूँ, सामान्य आदमी से पुस्तक पालन की बात की जाए तो वो भी ये समझता है कि पुस्तकों को रखने का मतलब ये नहीं होता खाली अलमारी में सजा के रख दिया जाए। उसे पूछे तो कह देगा कि हाँ, पुस्तकों को रखना और उसमें लेखा जोखा करना। परंतु ये भी सही नहीं है। सही क्या? पुस्तकों को रखना और उसमें निश्चित नियमों के अनुसार क्रमबद्ध लेखा करना, ये है पुस्तक पालन। यानी कि यदि हम आपसे पूछे पुस्तक पालन क्या है, तो आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आपको ये कहना होता है, पुस्तक पालन वह विधि है जिसके अंतर्गत हम पुस्तकों को रखते हैं और उसमें व्यापारिक लेन देनों का विभिन्न निश्चित नियमों के अनुसार लेखा करते हैं। यह लेखा क्रमवार, तिथिवार व्यवस्थित होता है, एक निश्चित सीक्वेंस में होता है। ठीक? यानी कि आपको लिखना हो पुस्तक पालन क्या है, तो उसमें आप पूरा थ्योरी बढ़ा सकते हैं। पुस्तक पालन का आशय उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत हम पुस्तकों को न केवल रखते हैं बल्कि उसमें विभिन्न निश्चित नियमों के अनुसार व्यापारिक लेन देनों का लेखा करते हैं। ये होता है पुस्तक पालन। तो अब बात तो क्लियर हो गई कि पुस्तक पालन में केवल पुस्तकों को रखना ही नहीं है बल्कि विभिन्न व्यापारिक लेन देनों को निश्चित नियमों के अनुसार लेखा करना होता है। ठीक? अब हम दो चीजें आपको बतलाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब बात आती है इसके वर्जिन पे आइए कि पुस्तक पालन का वर्जिन कब से है। तो हम आपको बतला रहे हैं, पुस्तक पालन की वर्जिन सन 1494 से मानी जाती है।
सन 1494 से मानी जाती है। परंतु यदि आप किताब को किनारे कर दीजिए, मान लीजिए आप कॉमर्स के विद्यार्थी नहीं हैं, थोड़ा सा टाइम के लिए आप 1494 को भूलेंगे और पीछे जाइए, तो क्या व्यापार हमारे वैदिक काल में नहीं होते थे? हमारे सभ्यता के साथ साथ ही व्यापार का विकास हो गया है। यहाँ तक का बेटा जी दिन पास मत करो, यहाँ तक कि पशुपालन युग से हम जैसे ही उभरे हैं वैसे ही व्यापार का विकास हो गया है। यानी कि कृषि युग में व्यापार का विकास बड़े पैमाने पर हुआ था। तो क्या यदि व्यापार का विकास उस समय हुआ था तो क्या उस समय लेन देन नहीं होते थे कि उसका लेखा नहीं होते थे? यदि हम पूछें तो क्या उस युग में लेखांकन काम नहीं होते थे? तो निश्चित तौर पर आप सभी लोग कहेंगे कि लेखांकन कार्य होता था, या पहले भी लेखांकन रहा होगा। जब भी व्यापार हम किए होंगे तो लेखांकन किए होंगे। तो इसलिए यह बात तो एकदम खत्म हो जाती है कि पुस्तपालन 1494 में ही आया, ठीक। परंतु ये बात जो मैं आपको बताया हूं केवल जानकारी के लिए, यदि प्रश्न में आता है तो उसको मत लिखिएगा, कंफर्म कर दे रहा हूं, क्योंकि प्रश्न में तो आज जो एग्जामिनर आपको नंबर देगा नहीं, इस बात पे जो मैं आपको बता रहा हूं वह तो खोजेगा 1494, क्योंकि सामान्यतः किताब में लिखा गया है कि पुस्तपालन का जन्म सन 1494 ईस्वी में इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो एक गणितज्ञ थे श्रीमान ल्यूकस पेसियोली के द्वारा बुक कीपिंग को लॉन्च किया गया। यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली का उन्होंने लॉन्च किया, उसमें ही बुक कीपिंग को उन्होंने चर्चा किया था। परंतु ये आप लिखेंगे अपना नंबर पाने के लिए, इम्तहान में बैठेंगे तो 1494 वाली बात लिखेंगे। पर जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं कि ये बात सही नहीं है कि 1494 में ही पुस्तपालन आया हो। ये बात 100% गलत है, क्योंकि हमारी सभ्यता के साथ ही हमारे वैदिक कालों में भी पुस्तपालन होता था। अपने पुराने ग्रंथों को पढ़िए, साहित्यों को पढ़िए, सब में वर्णन है। तो इसलिए ये बात वहीं खत्म हो जाती है। परंतु मैं आपको बताऊंगा सामान्य तौर पे आपको जहाँ पे नंबर पाने की बात है, चूंकि आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, आपका एक प्रश्न बनेगा। यदि इंटरमीडिएट में इम्तहान देंगे तो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि पुस्तपालन का जन्म कब हुआ, सन 1494, सन 1496, 1495, 1492, कुछ भी लिख देगा तो आपको राइट आंसर के रूप में 1494 लिखना होगा, ठीक। तो मैंने कल बता दिया कि पुस्तपालन जानकारी के लिए सन 1494 ईस्वी में इटली के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीमान ल्यूकस पेसियोली के द्वारा लॉन्च किया गया। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था, मैं आपको लिखना चाहूंगा, दी कंप्यूटिस्ट स्क्रप्चरिस्ट। पुस्तक का नाम था दी कंप्यूटिस्ट स्क्रप्चरिस्ट। पुस्तक का नाम था दी कंप्यूटिस्ट स्क्रप्चरिस्ट, जो कि एक गणित की पुस्तक थी। ध्यान देंगे, प्रश्न में पूछता है कि ल्यूकस पेसियोली की पुस्तक का क्या नाम था, वो आपको याद होना चाहिए। क्या नाम था? दी कंप्यूटिस्ट स्क्रप्चरिस्ट, जो एक रोमन भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। ये पुस्तक किस चीज की थी? अकाउंटिंग की नहीं, ऐसा लिखेंगे गलत हो जाएगा। यह पुस्तक गणित की थी और गणित की इस पुस्तक में डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली एक अध्याय के रूप में जोड़ा गया था। और उसी दोहरा लेखा प्रणाली में हम पुस्तपालन का नाम हम नहीं वह लिए थे, हम अब बतियाते हैं। उन्होंने अपने डबल एंट्री सिस्टम वाले चैप्टर में बुक कीपिंग का नाम दिया था। क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। यानी कि पुस्तपालन का जन्म कब हुआ? दोहरा लेखा प्रणाली के साथ। कौन सा सन था? सन 1494। कहाँ हुआ? इटली में। किसके द्वारा हुआ? श्रीमान ल्यूकस पेसियोली के द्वारा। इतनी बातें क्लियर होगी। अब हम कुछ चीजें और आपको बताना चाहेंगे, कहीं जाइएगा नहीं।
परिभाषा मैं दो एक बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं, घबराइएगा नहीं। जॉन मैकेनी कहते हैं बही खाता अभिप्राय सौदों को मुद्रा के रूप में नियमानुसार लिखने से है। इसके अलावा जे.आर. बाटली बाय, ज्यादातर जे.आर. बाटली बाय की परिभाषा ही लोग जानते हैं, हम लिखेंगे नहीं, बस सुन लीजिए आप लोग। पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों को निर्धारित पुस्तकों में लिखने की कला है। पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों को निर्धारित नियमों के अनुसार लिखने की एक कला है। मतलब वही जो मैंने आपको बताया, अपने व्यापारिक लेन देनों को निश्चित पुस्तकों में निश्चित नियमानुसार लिखना ही पुस्तपालन कहलाता है। ठीक, अब हम इसके आगे कुछ आपको बताएंगे। पुस्तपालन की प्रणालियां यानी कि सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। आ जाइए, एक मिनट, आपको हम बताएंगे सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तपालन की प्रणालियां। सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। लेखांकन की प्रणालियां। पुस्तपालन की प्रणालियां कहिए या लेखांकन की प्रणालियां कहिए, बात की होगा। तो पुस्तपालन की प्रणालियां मुख्य रूप से 4 होती हैं। मैं समझता हूँ एक पढ़े होंगे तो जानकारी होगी, और नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात ही नहीं, मैं बता ही रहा हूँ। लेखांकन की कुल 4 प्रणालियां होती हैं क्रमशः। पहला है रोकड़ प्रणाली, कैश सिस्टम, ध्यान देंगे, कैश सिस्टम। मेरी राइटिंग थोड़ी बनती नहीं है, इसलिए इस बात को नोट करिएगा, और मैं बताऊंगा। कैश सिस्टम, रोकड़ प्रणाली। दूसरा है इकहरा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। इकहरा लेखा प्रणाली इसको बोलेंगे, इकहरा लेखा प्रणाली। तीसरा है डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली। और चौथा है भारतीय बही खाता प्रणाली, इंडियन सिस्टम, भारतीय बही खाता प्रणाली। इसको इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, जानने का प्रयास करेंगे, कम से कम बताऊंगा, घबराने कोई बात नहीं है, सबके बारे में बताएंगे। पहला है कैश सिस्टम। कैश सिस्टम का मतलब होता है रोकड़ प्रणाली, मैंने लिख दिया है। रोकड़ प्रणाली लेखांकन की वह प्रणाली है, ध्यान देंगे, रोकड़ प्रणाली लेखांकन की वह प्रणाली है जिसमें नगद लेन देनों का ही लेखा किया जाता है, नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। यानी कि इस प्रणाली में उधार व्यवहारों का कोई लेखा नहीं होता है। तो आप सोचते होंगे सर कौन सा व्यापार है भाई जिसमें उधार नहीं होता है, सही बात है। तो इसलिए कैश प्रणाली वहां पर अपनाई नहीं जाती है। कैश प्रणाली ज्यादातर पेशेवर लोग अपनाते हैं, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, सीए हो गए। किसी डॉक्टर के पास जाइए, कह दीजिए फीस हम आपका कल देंगे, मेरे ख्याल से आपको देखेगा नहीं। अब किसी वकील से कह दीजिए आपके मुकदमे का फीस बाद में देंगे, तो भी नहीं करेगा।
पैरवी नहीं करेगा। किसी सीए से कह दीजिए कि मेरे खातों की जांच कर दीजिए, आपका बाद में मिलेगा पैसा, तो वो भी तभी नहीं करेगा। मेरा मतलब यह है कि केवल टीचर पे नहीं आइएगा, टीचर तो ऐसा कर देते हैं, बहुत लड़के ट्यूशन का पैसा नहीं देते हैं, तो मैं टीचर की बात तो किनारे कर दे रहा हूँ। परंतु इसके अलावा अन्य जो प्रोफेशनल लोग हैं वह कैश सिस्टम को लागू करते हैं। इसलिए लागू करते हैं क्योंकि वह नगद में ही व्यवहार करते हैं, उधार में व्यवहार करते ही नहीं है। ठीक है, तो रोकड़ प्रणाली लेखांकन की वह प्रणाली है, रोकड़ प्रणाली लेखांकन की वह प्रणाली है जिसमें केवल नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है, उधार व्यवहारों का यहाँ कोई लेखा नहीं किया जाता। यही कारण है यदि कोई बिजनेस है जो 100% कैश में ही काम करता हो, उधार उसके यहाँ कोई लेन देन न हो रहा हो, तो वो भी इस सिस्टम को अपना सकता है। इसके अलावा प्रोफेशनल लोग मुख्य तौर पर इसी सिस्टम को अपनाते हैं। कोई परेशानी मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। अगला है इकहरा लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली यह पूर्ण रूप से अवैज्ञानिक, अलोकप्रिय, बिना मतलब, बेकार, व्यर्थ प्रणाली है। यानी कि इस प्रणाली में किसी लेन देन का लेखा एक पक्ष में, किसी लेन देन का लेखा दोनों पक्ष में होता है, किसी लेन देन का लेखा होता ही नहीं है। यानी कि किसी का एक पक्ष में, किसी का दोनों पक्ष में, किसी का लेखा होता ही नहीं है। रिकॉर्डिंग तो होता है, उसका क्लासिफिकेशन भी होता है, परंतु ट्रायल बैलेंस उसका बनाया नहीं जाता। क्योंकि अभी आप लोग यदि कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, तो अभी ये सब बात जो मैं बोला हूँ उसको आप समझे भी नहीं होंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या है। यदि पहले से जानते होंगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल अब यदि फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा है तो नहीं जानता होगा अभी, क्योंकि मैं शुरुआत में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इकहरा लेखा प्रणाली आपसे पूछे क्या है, तो आप कहेंगे इकहरा लेखा प्रणाली एक अपूर्ण प्रणाली है जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है, जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है। अब तो सिलेबस में भी नहीं है, इस साल शायद लाए हैं लोग। हम लोग जब पढ़ते थे सन 96-97 में, तो एक आध चैप्टर के रूप में था, लेकिन उसके बाद इसको हटा दिया गया है और इसका वर्तमान में कोई उपयोग फिलहाल नहीं है। तो इकहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली है, इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कोई चर्चा न करें तो ही सही है। थ्योरी आएगी तो ये लिखिएगा, ये ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी लेन देन का लेखा एक पक्ष में, किसी लेन देन का लेखा दोनों पक्ष में, और किसी भी लेन देन का लेखा होता ही नहीं है। ये पूर्णतः अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक, बेमतलब की प्रणाली है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान में होल वर्ल्ड की बात मैं करता हूं, ये डबल एंट्री सिस्टम पर ही टिके हुए हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि सन 1494 में इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीमा लुकास पासियोली ने डबल एंट्री सिस्टम को अपने पुस्तक द कंप्यूटिस्ट स्ट्रक्चरिस्ट में इसका वर्णन किया। तब यह केवल एक अध्याय के रूप में था, लेकिन यह प्रणाली अपने खूबियों के कारण इतनी प्रचलित हुई कि सबसे पहले इटली, उसके बाद पूरे रोम, उसके बाद पूरा यूरोप, और आज विश्व में बड़े पैमाने पर, यानी कि होल वर्ल्ड में बड़े पैमाने पर यह प्रणाली अपनाई जाती है और कोई भी प्रणाली इसके सामने टिक नहीं सकती। यानी लेखांकन की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक, सबसे ज्यादा उचित, न्यायोचित प्रणाली यही है आपका डबल एंट्री सिस्टम। पर है क्या, ये सब तो मैंने इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। तो सुनेंगे, दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की वह प्रणाली है जिसमें प्रत्येक लेन देन से कम दो पक्ष प्रभावित होते हैं। ध्यान देंगे, मैं दो खाता नहीं बोला हूं, मैं दो पक्ष की बात किया हूं, क्योंकि दो पक्ष में खाते दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की वह प्रणाली है जिसमें लेखांकन की कम से कम दो पक्ष, यानी प्रत्येक लेन देन से कम दो पक्ष प्रभावित होंगे। एक पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा, अर्थात और प्रत्येक डेबिट के लिए क्रेडिट और प्रत्येक क्रेडिट के लिए डेबिट का होना अनिवार्य होता है। यानी कि ध्यान देंगे, डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की वह प्रणाली है जिसमें प्रत्येक लेन देन से कम दो पक्ष प्रभावित होंगे। एक पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष
क्रेडिट होगा, और प्रत्येक डेबिट के लिए क्रेडिट तथा प्रत्येक क्रेडिट के लिए डेबिट का होना अनिवार्य है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, यह एक प्रणाली है, इसके बारे में हम आगे भी बताएंगे, अभी तो मैं केवल आपको परिचय करवा रहा हूं। अब नंबर आता है भारतीय बही खाता प्रणाली चौथे नंबर पर। ये क्या है? तो आप लोग अपने गांवों, कस्बों, शहरों में जहां भी रहते होंगे, यदि किसी सेठ जी के यहाँ जाइए, यदि उनके वहां कंप्यूटर नहीं लगा हुआ है तो अपना वह जो भी लेखा जोखा कर रहे हो जरा देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। वही है भारतीय बही खाता प्रणाली। भारतीय बही खाता प्रणाली ऐसी प्रणाली है, भारतीय बही खाता ऐसी प्रणाली है जिसमें लेखांकन कार्य भारतीय भाषाओं में ही किए जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जिसमें लेखांकन कार्य किसी भी भारतीय भाषा में ही किए जाते हैं। जिसमें भारतीय का मतलब हिंदी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय भाषा की बात मैं बोला हूं, जिसमें हिंदी, उर्दू, उड़िया, पंजाबी, हरियाणवी, ये सभी उसमें शामिल होते हैं। तो भारतीय बही खाता प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कोई भी लेखांकन कार्य किसी भारतीय भाषा में होता है, और कोई भी लेखांकन कार्य करने के पहले हम अपने किसी इष्ट देव का नाम लिखते हैं, और इष्ट देव का नाम लिखने के साथ साथ जो हम तिथि लिखते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दिन और महीने के अनुसार लिखते हैं। यानी कि उसके लिखने का जो सामान्य तरीका होगा वो ऐसे होगा, श्री गणेश जी सदाधार, श्री शुभ संवत, फलाना ढिमाका, जो भी होगा, मिति, सदी, बदी, पंचांग के अनुसार हम उसको पूरा लिखते हैं। यानी कि भारतीय पंचांग के अनुसार और अंग्रेजी के अनुसार भी हम दिनांक भी लिखते हैं। ये मत सोचिएगा कि अंग्रेजी वाला छोड़ देते हैं, इसको भी लिखते हैं और पंचांग वाला भी लिखते हैं। कोई भी लेखांकन कार्य करने के पहले किसी इष्ट देव का नाम लिखना होता है। बहियां बगल से न खुल करके सीधे सामने से खुलती हैं, ध्यान देंगे। अब मैं आपको दिखला दे रहा हूँ, क्या है ये आपकी पुस्तक है, अकाउंटिंग की पुस्तक है। इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसको पलटते हैं, इस तरह से पलटते हैं पन्ना। लेकिन जो भारतीय बही खाता प्रणाली में होगी, ये जो जिल्द आप यहाँ देख रहे हैं, ये जिल्द यहाँ न होकर के यहाँ हो जाएगी, ये जिल्द यहाँ हो जाएगी। अब बहियां सामने से खुलती है, बहियां सामने से खुलती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, बहियों के पन्ने रोलदार नहीं होते हैं बल्कि सादे पन्ने होते हैं। बहियों के पन्ने रोलदार नहीं होते हैं बल्कि सादे होते हैं। ज्यादातर वो पीले कलर में होते हैं और उसमें ब्लैक इंक का प्रयोग करते हैं। अब ये सोचते होंगे ये येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि येलो प्लेट मतलब येलो पेपर पर हम ब्लैक इंक से लिखें तो वो जो स्याही होता है वो लंबे टाइम तक सेफ रख सकता है, लिखावट मेरा लंबे टाइम तक सेफ और सुरक्षित रख सकता है। यानी कि ये सब तो मैंने दूसरी बात आपको बता दिया पूरा इसके बारे में डिटेल, लेकिन इतना आपको लिखना नहीं होगा। यदि कोई पूछे भारतीय बही खाता प्रणाली क्या है तो आप बताएंगे भारतीय बही खाता प्रणाली लेखांकन की पुरानी प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय भाषा के अंतर्गत हम लेखांकन कार्य करते हैं, और कोई भी लेखांकन कार्य करने से पहले किसी इष्ट देव का नाम लिखते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसमें आएंगे हम क्रमशः जब भारतीय बही खाता प्रणाली पढ़ाएंगे तो उसके बारे में और सारी चर्चा करेंगे। अभी तत्काल के लिए इतना ही जानिए, ये लेखांकन ये प्रणाली है। और न केवल मैं बताऊंगा, न केवल भारत में बल्कि भारत के पड़ोसी देशों में भी, यहाँ तक कि मैं पाकिस्तान का भी नाम ले रहा हूँ, पाकिस्तान में भी भारतीय बही खाता प्रणाली बड़े पैमाने पर अपनाई जाती है। यानी कि भारतीय बही खाता प्रणाली का भी इंपॉर्टेंस आज जहां की डबल एंट्री सिस्टम पूरे विश्व में अपना दबदबा बनाए हुए है, वहां तब भी भारतीय बही खाता प्रणाली का महत्व कोई कम नहीं हुआ है। भारतीय बही खाता प्रणाली आज भी भारत सहित भारत के पड़ोसी देशों में भी बड़े पैमाने पर अपनाई जाती है। ठीक, तो मैं समझता हूं आज का वीडियो फिलहाल पर्याप्त हो गया है, टाइमिंग के हिसाब से आगे उचित नहीं है, आप लोग भी उब जाएंगे। मैंने अपने हिसाब से बताने का प्रयास किया है। कल मैं मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी बताने का प्रयास करूंगा। इसमें कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको बताने का प्रयास जरूर करूंगा। इसके अलावा कोई अन्य बात यदि कोई आपको जरूरत हो कि वीडियो हमको चाहिए, इस चैप्टर पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में मैसेज करिएगा, कमेंट में मैसेज करिएगा, आपको वह वीडियो जरूर मिलेगा। इसी के साथ